वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, हम लोग कायरल मॉलिक्यूल्स और कायरलिटी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आपको तो पता ही है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि वो मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। मॉलिक्यूल कायरल होगा तो फिर वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, उसके दो इक्वल हाफ भी नहीं होंगे। और ऐसा जनरली कब होता है? जब मॉलिक्यूल के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। ठीक, तो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान देना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही डील करते हैं और उनके अंदर कार्बन होता ही है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक कार्बन ऐसा हो जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, तो मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा कायरल हो जाता है। उसके दो इक्वल हाफ नहीं हो पाते, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होते और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह देते हैं। क्यों? उसकी वजह से मॉलिक्यूल में कायरलिटी आती है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। लेकिन ध्यान रहे, कायरल कार्बन का होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट कंडीशन नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, भले ही उसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। ओवरऑल मॉलिक्यूल ही ऐसा होना चाहिए कि उसके दो इक्वल हाफ ना बने और वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही पीओएस और सीओएस नहीं होनी चाहिए। अब भले ही उसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है, इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन का होना या मॉलिक्यूल का कायरल होना, तो आप जवाब देंगे कि मॉलिक्यूल का कायरल होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट कंडीशन है। कायरल कार्बन का होना मस्ट कंडीशन नहीं है, क्योंकि अपने पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अपने पास ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन तो होता है परंतु कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। और अपने पास ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन नहीं होता, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब कुछ हो या ना हो, अगर पूरा मॉलिक्यूल ही ऐसा है कि उसके अंदर खुद के अंदर ही कायरलिटी है, स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि उसके अंदर ही कायरलिटी है, उसके आप दो इक्वल हाफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर वो मॉलिक्यूल खुद ही ऐसा है कि वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इसलिए कायरल कार्बन का होना या ना होना मस्ट कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी 12th लेवल पर हम लोगों को ऐसे मॉलिक्यूल से ज़्यादातर डील करना होता है जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेंगे जिनसे इस बात को और अच्छे से समझेंगे कि कायरल कार्बन होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है और कभी कभी कायरल कार्बन होने के बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आ पाती। तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। मान लो हमारा पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन होंगे? ब्यूटेन का मतलब होंगे 4 कार्बन, सही है। और उसके भी नंबर 2 कार्बन पर क्या होगा? Cl होगा। बाकी आप हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दें। ठीक, और इस मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से देखें और बताएं मुझे, क्या इसमें कोई भी एक कार्बन ऐसा आपको नजर आता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों? तो देखो, इस कार्बन की तो बात मत करना आप लोग, क्योंकि 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इसकी भी बात मत करना, इसकी भी बात मत करना। हाँ, इस पर आप अपना फोकस करें कि इस पर जुड़े हुए 4 ग्रुप अलग अलग हैं या सेम है। तो जरा देखो, इस कार्बन से एक Cl जुड़ा है, इसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, इसी कार्बन से एक CH2 CH3, ये पूरा ग्रुप है। ठीक, और इसी कार्बन से एक H भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? H। अब आप खुद ही देख करके बताए हैं कि इस कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट हैं, यानी ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है कि नहीं है? अब इस मॉलिक्यूल में केवल एक ही कार्बन तो कायरल है, इसलिए आप कुछ भी चेक ना करें।
आपको सिर्फ अगर सिंगल कार्बन ऐसा दिख जाए जो कायरल हो पूरे मॉलिक्यूल में, तो फिर 100% उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। और आप बस इतना ही देख लें कि एक कायरल है और तो कोई कायरल है नहीं है, तो आप इतना ही देख करके कह दें कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में दे चुके हैं कि जब एक कायरल कार्बन होता है तो मॉलिक्यूल के अंदर ना तो POS होता है ना ही COS होता है। लेकिन ये सब भी अगर याद ना रहे तो बस इतना ध्यान रखें कि इसके अंदर एक कायरल कार्बन है और एक कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान है ये सब, ठीक। अब देखो, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम इसको थोड़ा सा मिरर के सामने रखते हैं और इसकी मिरर इमेज बना करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होगा। क्योंकि आपको तो पता है कि मॉलिक्यूल्स के कायरल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, उसके दो इक्वल हाफ नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो मॉलिक्यूल कायरल होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है। कैसे पता चला? कि इसके अंदर एक कायरल कार्बन है, उससे आइडिया हमें लग गया। तो फिर ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो देखो, आप इसको 2D में भी बना सकते हैं और 3D में भी बना सकते हैं, ठीक। जब आप 2D में बनाने बैठे तो आप क्या करें? सबसे पहले कायरल कार्बन को लिखें। लिख दिया। इस कायरल कार्बन से कितने ग्रुप जुड़े? 1 2 3 4। चारों को अलग अलग बॉन्ड बनाते हुए लिख दें। ये देखो, ये मैंने 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ H, यहाँ लिख देता हूँ मैं Cl, यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3 और यहाँ लिख देता हूँ CH2 CH3। यही तो जुड़े हैं। इस कार्बन से एक क्या जुड़ा है? CH2 CH3। इसी कार्बन से एक क्या जुड़ा है? H। इसी कार्बन से एक क्या जुड़ा है? Cl। और इसी कार्बन से एक क्या जुड़ा है? CH3, ठीक। अब बड़े सिंपल तरीके से इसके सामने मिरर रख दें और जब मिरर में इसको आप देखेंगे तो मिरर क्या करता है? दाएं को बायां और बाएं को दायां, यानी इसको इधर कर देगा और इसको इधर कर देगा और कुछ नहीं करेगा। तो जब आप मिरर में इसको देखेंगे तो Cl अपनी पोजीशन पे ही दिखेगा, CH2 CH3 भी अपनी पोजीशन पर दिखेगा। ये वाला H दरअसल आपको इधर दिखेगा और ये वाला H जो है आपको इधर दिखेगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जैसा है वैसा का वैसा ही आप इसे उठाकर इसके ऊपर रखें और देखें कि क्या ये स्ट्रक्चर इसको सुपर इम्पोज कर पाती है, ये इसके ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित हो पाती है या नहीं। तो हमने इसको उठाया और उठा करके यहाँ रख दिया। जब मैंने इसको उठाया तो इस Cl ने इस Cl को ढक लिया होगा, इस कार्बन ने इस कार्बन को ढक लिया होगा, क्योंकि मैं उठाकर ऐसे रख रहा हूँ ना। इस CH2 CH3 ने इसको ढक लिया होगा। लेकिन जब मैंने इसको उठाकर ऐसे रखा होगा तो ये वाला H कहाँ आया होगा? यहाँ। क्या ये H इस CH3 को सुपर इम्पोज कर पाएगा पूरी तरह से? नहीं कर पाएगा। जब मैंने इसको उठाकर ऐसे रखा होगा तो ये वाला CH3 कहाँ आया होगा? यहाँ। क्या ये CH3 इस H को पूरी तरह से अध्यारोपित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी आप कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस मॉलिक्यूल को आप प्लेन में कैसे भी घुमा फिरा करके देख सकते हैं, ये किसी भी तरह से इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ध्यान रहे, इसको आप प्लेन में रोटेट करके देख सकते हैं, आउट ऑफ प्लेन रोटेट नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के अंदर सीखने वाले हैं। फिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें बताया था। उस तरीके को हम सीखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। अभी मैं इतना कह रहा हूं कि आप इसको इसके ऊपर उठाकर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये अध्यारोपित होगा या नहीं होगा। आप इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे रोटेट करके भी देख सकते हैं, ये किसी भी तरह से इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ध्यान रहे, इस प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को आप आउट ऑफ प्लेन रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन रोटेशन जो होता है वो फिशर प्रोजेक्शन में अलाउड नहीं होता, ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमने देखा कि ये अपनी इस वाली मिरर इमेज पर पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं होता और जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक। इसका मतलब ये और ये देखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं, मगर ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर एक जैसे होते तो ये इसको पूरी तरह से अध्यारोपित कर लेता,
एक जैसे होते तो, मगर ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये अलग है और ये अलग है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की यही खास बात होती है कि वो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होता। इसका मतलब वो खुद और उसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते। ठीक है, पता कैसे चलता है? मान लो ये वाला कंपाउंड इस तरह से पीपीएल को रोटेट करता है, तो ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो जब इस रोटेशन को आप मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बताओ, इसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और आप तो जानते ही हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं उनके अंदर अंतर यही होता है कि वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करने के डायरेक्शन में भिन्नता दर्शाते हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, हालांकि उल्टा भी हो सकता था, इसका एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर इसका क्लॉकवाइज हो जाता। ठीक, हम लोग मॉलिक्यूल को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा तो डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही होगी, या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा तो इसकी मिरर इमेज क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी। बस इतना हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा उसको हम डी फॉर्म बोल देंगे कि भाई ये डी है, और जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा उसको क्या बोल देंगे? एल फॉर्म। और आप तो जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर की दो फॉर्म होती हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरी लिबो रोटेटरी। अब ये जरूरी नहीं कि ये डी हो और ये एल हो, उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को देखकर हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा और कौन एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना कह सकते हैं कि अगर ये डी है तो ये एल होगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये एल है तो ये वाला डी होगा। लेकिन ये दोनों होंगे एक दूसरे से क्या? डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो 2D में तो आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, सबसे पहले कायरल कार्बन बनाएं और उससे जुड़े हुए चारों ग्रुपों को जोड़ दें, मिरर लगा दें, इमेज देख लें, इसको इस पर उठाकर रखें और देखें कंप्लीटली सुपर इम्पोज होगा। तो आप देखेंगे जब उठाकर रखेंगे तो H CH3 को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, ये CH3 इस H को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, यानी अध्यारोपित नहीं होगा। आप चाहे तो 3D में भी देख सकते हैं। 3D में देखने का तरीका क्या होगा? 3D में देखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप कायरल कार्बन बनाएं, यही तो है कायरल। ठीक, अब इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 में से जो ग्रुप प्लेन में है अब इसको आप 3D में भी देख सकते हैं। 3D में देखने के लिए आप सबसे पहले कायरल कार्बन को लिखें, और आप तो जानते हैं कि कायरल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे होते हैं? डिफरेंट। तो वो तो डिफरेंट आपको दिख ही रहे हैं। ठीक, आप जानते हैं कि कार्बन जब टेट्राहाइड्रल होता है तो उसके 2 बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड जो होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं कि नहीं होते? तो आप क्या करें, 2 बॉन्डों को प्लेन में रख दें, जैसे ये Cl रख दिया और इधर मैंने CH2 CH3 रख दिया। ठीक, और ये जो 2 बॉन्ड है ना, इनको आप आउट ऑफ प्लेन कर दें, एक को आप प्लेन से बाहर ले आएं और एक को आप प्लेन से पीछे ले जाएं। हालांकि ये इंटरकन्वर्जन भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आने वाली क्लासेज में, बट अभी ऑप्टिकल का ये कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। तो मैंने इसको टेट्राहाइड्रल शो कर दिया, इसके आगे मैं मिरर लगा देता हूँ। जब मैं मिरर लगाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा? C, ऊपर कौन लगा हुआ है? Cl। ठीक है, ये इधर है, मिरर में ये कहाँ दिखेगा? मिरर में ये CH3 CH2 ऐसे दिखेगा। ये वाले ये और ये इस तरफ दिखेंगे और इस तरफ दिखेंगे, तो इधर कौन है? H और इधर कौन है? CH3। अब जरा देखो, जब आप इसके सामने मिरर लगाओगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। देखो, ये Cl, ये रहा, ये वाला ग्रुप जस्ट सामने ऐसे ही दिखेगा, ये दोनों ग्रुप आपको ऐसे दिखेंगे। सही है? तो जब इसके सामने आपने मिरर लगाया तो ये कंपाउंड मिरर में ऐसा दिखेगा। अब आप इस कंपाउंड को, चूंकि ये 3D रिप्रेजेंटेशन है ना, तो आप इस कंपाउंड को कैसे भी घुमा फिरा कर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें और सोचें क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जब आप 3D रिप्रेजेंटेशन देते हैं तब आपको छूट है कि आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी घुमा सकते हैं,
आउट ऑफ प्लेन भी रोटेट कर सकते हैं। 2D रिप्रेजेंटेशन में आउट ऑफ प्लेन रोटेशन अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी 3D फिगर को 2D में बना रहे हो ना, तो 2 ही तो एक्सिस पे काम कर सकते हो, तो 2 एक्सिस तो बोर्ड में मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर रहे हो, इसका मतलब आपको तीसरे एक्सिस की भी नीड होगी और वो बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वाली फिगर को या इस वाली स्ट्रक्चर को तो आप केवल प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे, यानी कि आउट ऑफ प्लेन ऐसे इन दोनों को पकड़ के रोटेट नहीं कर सकते, इसको उठाकर उल्टा नहीं कर सकते, ठीक। ये तो 3D है, इसको आप ऐसे घुमा के देखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पकड़कर ऐसे घुमाकर देखने मतलब उल्टा कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी तरह से इसके ऊपर सुपर इम्पोज होने वाला नहीं है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो मुझे बताना, ये Cl तो Cl के ऊपर आ जाएगा, कार्बन कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको उठाकर ऐसे रखोगे तो ये CH2 CH3 किधर आएगा? इधर। क्या ये इनमें से किसी को सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। जब इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये दोनों ग्रुप किधर आएंगे? इसको उठाकर यहाँ रखना है तो ये दोनों ग्रुप किधर आएंगे? इधर। क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो अगर आपके पास केवल आपके मॉलिक्यूल में सिंगल कार्बन है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, अगर वो कायरल है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं लैक्टिक एसिड। अब आपको देखना है कि लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखोगे तो तब जब आप इसका फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, और इसका फॉर्मूला ये होता है। और अब मुझे देख करके बताओ, क्या इसमें कायरल कार्बन है? डेफिनेटली इसके अंदर ये वाला कार्बन कायरल है। क्यों है कार्बन कायरल? क्योंकि 4 ग्रुप डिफरेंट इससे जुड़े हुए हैं, सही है। तो आप जब भी इसको ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करें तो आप क्या करें, सबसे पहले हमेशा की तरह कायरल कार्बन बनाएं और उस कायरल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुपों को जोड़ दें। प्लेन में शो कर रहे हो, ठीक। तो एक तरफ मान लो H आ गया, एक तरफ COOH आ गया, ठीक है, एक तरफ OH आ गया और एक तरफ क्या आ गया? CH3। सीधा सीधा मिरर लगा दो। ये कार्बन कैसा है? कायरल है। मिरर लगाओगे तो क्या होगा? H और OH तो अपनी ही जगह पर रहेंगे, COOH आपको इधर दिखेगा और CH3 आपको इधर दिखेगा, ठीक। आपने किसी 3D स्ट्रक्चर को 2D में बनाया है, इसलिए जो भी ऑपरेशन करोगे 2D में ही करोगे। मतलब आप इस मॉलिक्यूल को प्लेन में घुमा फिराकर अच्छे से देख सकते हैं कि क्या ये किसी भी तरह से इसको सुपर इम्पोज कर जाएगा। अगर किसी भी तरह से ये इसको सुपर इम्पोज कर गया, मतलब प्लेन में ही घुमाना है, आउट ऑफ प्लेन नहीं घुमाना। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको पकड़ें, इसको पकड़ें और ऐसे घुमा दें। जब आप ऐसे घुमा देंगे 180 से तो COOH इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। ये वाला रोटेशन इसके अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर को आपने 2D में बनाया हुआ है। इसलिए वही काम करो जो 2 एक्सिस में हो जाए, और 2 एक्सिस में आप इसको प्लेन में बहुत आसानी से घुमा फिरा कर देख सकते हैं। सीधा सीधा भी देखें तो इसको उठाकर यहाँ रख दो, ठीक। जब इसको उठाकर यहाँ रख दोगे तो ये COOH किधर आएगा? इधर। और ये CH3 किधर आएगा? इधर। क्या ये सुपर इम्पोजेबल होंगे? नहीं होंगे। जब ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी ये खुद और इसकी मिरर इमेज दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। खास बात यह है कि इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर ये PPL के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मान लो ऐसे रोटेट करेगा, तो मिरर में ये कैसा दिखेगा? ऐसे। तो ये कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मिरर में कैसे दिखेगा? ऐसे। तो ये कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। यानी दोनों PPL के प्लेन को रोटेट करने में भिन्नता दर्शाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ठीक। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो इसको D बोलूँगा, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसको L बोलूँगा, ठीक। अगर ये D है तो ये L होगा। उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी और वो D होगी।
मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि किसी मॉलिक्यूल को महज देखकर ये नहीं बता सकते आप कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये रोटेशन करेगा या नहीं करेगा, और वो भी कैसे, मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, ठीक। और अगर उसके अंदर केवल एक कायरल कार्बन है तो फिर आप कह देंगे कि भाई ऑप्टिकल एक्टिव है और पीपीएल को रोटेट करेगा, यानी ये और इसकी मिरर इमेज अलग अलग होंगी। इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज करेगा तो इमेज एंटी क्लॉकवाइज करेगी, या ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो इमेज क्लॉकवाइज करेगी। यानी अगर ये डी है तो ये डेफिनेटली एल होगा, और अगर ये एल है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, डी होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली आप केवल डायग्राम या मॉलिक्यूल देखकर नहीं बता पाएंगे कि ये डी है और ये एल है, ऐसा नहीं कह सकते। ये सब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है। पोलरीमीटर के बारे में बताया था मैंने, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन भर के, कंपाउंड का सॉल्यूशन भर के ये नोट किया जाता है कि उसने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सब तो वहाँ से पता चलता है। बट केवल मॉलिक्यूल को देखकर इतना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, यानी पीपीएल को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। अच्छा चलो इसका 3D रिप्रेजेंटेशन बनाओ। 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? सबसे पहले कायरल कार्बन, उससे जुड़े हुए दो ग्रुप को आप कहाँ रख दें, प्लेन में। तो H और OH को तो प्लेन में रख दें, ठीक है। और आउट ऑफ प्लेन ले आए बाकी के दोनों ग्रुपों को, COOH को, और इधर ले आए CH3 को, ठीक है। अब आप मिरर लगाएं, ये लगा दिया। जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा बताओ जरा। ये इधर दिखेगा आपको, ठीक है। ये वाला ऐसे दिखेगा, COOH है ना, और ये प्लेन के पीछे जाएगा CH3, ठीक। इसे उठाकर इसके ऊपर रखने की कोशिश करें, उठाओ और रखो, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? अब अज्यूम करते जाना भाई, उठा के रखूंगा तो H को ढक लेगा, C को ढक लेगा, मगर ये OH जब उठा के रखूंगा तो यहाँ आएगा। क्या OH COOH को ढक पाएगा, अध्यारोपित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है। ये बात अलग है कि दिखने में ये आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये और इसकी मिरर इमेज दोनों अलग अलग हैं। अगर ये D है तो ये L होगा, या अगर ये L है तो ये क्या होगा, D होगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस बार देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। इस तरह से COOH, सही है। अब मुझे चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, ठीक। ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट केस आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये बताओ कि इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है, और है तो फिर कितने हैं। तो देखो सबसे पहले इसको अपन लोग जूम करके देखें, ठीक है। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ, एक H जुड़ा है, एक COOH जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, और एक ये पूरा ग्रुप है कि नहीं है। तो ये CH, OH और COOH, सही है, यही है। अब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप देखो, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, कायरल है, ठीक। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक H, एक OH, एक COOH, देखो H, OH, COOH, और इसी कार्बन से ये पूरा ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा ग्रुप CH, OH, COOH। अब इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप देखो, अलग अलग है। इसका मतलब ये कार्बन भी कैसा है, कायरल है, ठीक। यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो कायरल कार्बन है। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि अगर कंपाउंड में केवल एक कायरल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। उसके बारे में कुछ और सोचने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट से सोचना है तो सोच सकते हो कि उसके अंदर POS और COS नहीं होगा, उसके आप इक्वल आप नहीं कर पाएंगे, वो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से अधिक कायरल कार्बन है तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि कायरल कार्बन का होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट नहीं है। मस्ट है कि मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए,
ठीक, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे जहाँ कायरल कार्बन है बट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जहाँ कायरल कार्बन नहीं होता फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब चूंकि यहाँ 2 कायरल कार्बन है, इसलिए हमें ये बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। अब आप सिंपली नहीं कह सकते कि कायरल कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, देखो इस मॉलिक्यूल के मैं 2 ओरिएंटेशन लिखता हूँ, ठीक, और दोनों पर आपको गौर करना है। 2 ओरिएंटेशन क्या लिखता हूँ, COOH, COOH। एक तो ये है, इधर मैंने OH लिख दिया, इधर मैंने H, इधर OH और इधर H, एक तो ये लिख दिया। ठीक, इसी का दूसरा ओरिएंटेशन मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, COOH और ऊपर COOH, इधर OH और इधर H। इस बार मैंने क्या किया, इस OH को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो ये H तो आ गया इधर और ये OH आ गया इधर। सही है। अब दोनों जो है दिखने में आपको अलग अलग लग रहे होंगे, यहाँ दोनों OH सेम साइड है, यहाँ OH कहाँ है, अपोजिट साइड है। बोला है कि नहीं? ठीक, अब देखो जरा ध्यान देना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों फॉर्मों में से देखकर और सोचकर ये बताओ, क्या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगी या दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगी, या कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव होगा और दूसरा इनएक्टिव होगा? ये सोचकर बताना है। अब चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 2 कायरल कार्बन है, इसलिए आप सीधा नहीं कह सकते, आप मॉलिक्यूल के अंदर POS और COS ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा देखो, क्या इस मॉलिक्यूल के किसी भी प्लेन से आप 2 इक्वल हाफ कर सकते हैं? सोच करके बताएं। तो बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है? क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दूं, इस प्लेन से कट कर दूं, तो फिर आप देखो इसके 2 हाफ बनेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ। आप जरा अपर हाफ को देखें, अपर हाफ ये है, और फिर लोअर हाफ को देखें। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ से कट होने के बाद इसके 2 सेम हिस्से बनेंगे? और अगर 2 सेम हिस्से बनते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, यानी ये वो प्लेन है जिसके द्वारा आप मॉलिक्यूल के 2 बराबर के हिस्से कर सकते हैं। और अगर 2 बराबर के हिस्से कर सकते हैं तो फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसके अंदर दरअसल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है। ठीक, आप चाहें तो 3D में भी देख सकते हैं। 3D में देखने के लिए क्या करें, दोनों कायरल कार्बन का ओरिएंटेशन लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे? पहले मैं इस कायरल कार्बन को बना दिया, और इससे ऊपर मैंने जोड़ दिया COOH। सही है। नीचे से एक और कार्बन जुड़ा है तो ये मैंने कार्बन जोड़ दिया, इस कार्बन से एक और COOH जुड़ा है तो ये मैंने COOH जोड़ दिया। इस कार्बन से एक OH है और एक क्या है, H है, तो एक मैंने OH जोड़ दिया और एक मैंने जो है H जोड़ दिया। सही है। इस कार्बन से देखो क्या है, एक OH है और एक क्या है, H है, तो इससे मैंने एक OH जोड़ दिया और एक H जोड़ दिया। एक चीज ध्यान रखेंगे, दोनों OH सेम साइड है ना, तो फिर दोनों OHओं को वेज बॉन्ड पर रखना। दोनों H सेम साइड है ना, तो दोनों H को डैश बॉन्ड पर रखना। ठीक है। तो देखो ये H और ये H दोनों कहाँ है, डैश बॉन्ड पर। क्यों है दोनों एक ही तरफ? क्योंकि मॉलिक्यूल में एक ही तरफ है। बोला है कि नहीं है? दोनों OH कहाँ है, वेज बॉन्ड पर है, यानी प्लेन से कहाँ आ रहे हैं, बाहर। दोनों OH एक ही तरफ क्यों रखे मैंने? क्योंकि ओरिजिनल मॉलिक्यूल में दोनों OH एक ही तरफ है। बोला है कि नहीं है? तो दोनों OH एक ही तरफ रखना और दोनों H एक ही तरफ रखना, चाहे वो प्लेन से बाहर रखना चाहे प्लेन के पीछे की तरफ रखना, लेकिन रखना सेम साइड में, क्योंकि यहाँ दोनों OH सेम साइड है और दोनों H सेम साइड है। ठीक, क्या इसको आप किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में कट कर सकते हो? अब ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, तो भी आप इसको बहुत आसानी से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे। सही है। ये मैंने इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बताया हुआ भी है पिछले लेक्चर्स में। आप इसको ऐसे कट कर दें। जब आप इसको ऐसे कट कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों हाफ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये दोनों हाफ इक्वल हैं, इसका मतलब इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। और आपको तो पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या है, कि मॉलिक्यूल का कायरल होना चाहिए।
मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो, उसके दो इक्वल हाफ नहीं होने चाहिए। यहाँ तो आप इस मॉलिक्यूल के इक्वल हाफ कर रहे हो, यानी इसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक, तो देखो कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है हमें। छोटी मोटी चीज़ों को हम लोग रट के याद कर सकते हैं। जैसे हमसे कहते हैं कि भाई प्रकाशिक समावेशिता कब आती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आती है, तो हम नॉर्मली कह देते हैं कि कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। ये बात सही है, नॉर्मली सही है, मगर हमेशा सही नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है, कायरल कार्बन तो है ना इसके अंदर, दोनों कार्बन कायरल है कि नहीं है, बट फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब कायरल कार्बन का होना ना होना मस्ट कंडीशन नहीं है। मस्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूल पूरा कायरल होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, COS नहीं होना चाहिए, वो मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, यानी उसके दो इक्वल हाफ नहीं बनने चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऐसा है जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, भले उसके अंदर कायरल कार्बन हो या ना हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और उसके अंदर कायरल कार्बन है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, जनरली सिंगल कायरल कार्बन होता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता, लेकिन एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं तो फिर मॉलिक्यूल को आपको सोचना पड़ेगा। तो बोलो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? डेफिनेटली ये इनएक्टिव है। लेकिन मैंने इसकी दूसरी फॉर्म भी लिखी है कि नहीं लिखी? अब जरा सोचो, क्या इसके दो इक्वल हाफ किए जा सकते हैं? जरा सोचो, अगर आप इसको ऐसे वर्टिकली कट करेंगे तो जरा देखो, इधर OH आएगा, इधर H आएगा, क्या इक्वल है? वर्टिकली करोगे, इधर H आएगा और इधर क्या आएगा? OH, क्या इक्वल है? नहीं है। हॉरिजेंटली प्लेन से कट करो, हॉरिजेंटली प्लेन से कट करोगे तो इधर OH आएगा, इधर H, ऐसे कट करोगे इधर H आएगा, इधर क्या आएगा? OH, क्या इक्वल हाफ बनेंगे? नहीं बनेंगे। इक्वल हाफ बनने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ H है तो यहाँ भी H आना चाहिए, यहाँ OH है तो यहाँ भी OH आना चाहिए। जैसे OH यहाँ है तो अगले हाफ में भी यहाँ OH आना चाहिए, यहाँ H है तो अगले हाफ में भी यहाँ H आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, चाहे आप ऐसे कट करके देख लें, चाहे आप ऐसे कट करके देख लें। ठीक, जब आप इसको 3D में देखेंगे, ठीक, तो 3D में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कायरल कार्बन लेंगे और उसे टेट्राहेड्रली शो करेंगे। तो मैंने जैसे ये वाला कार्बन ले लिया, ठीक, इससे क्या जुड़ा है? एक जुड़ा है इससे COOH, नीचे क्या जुड़ा है इस कार्बन से? दूसरा कार्बन, तो ये मैंने कार्बन जोड़ दिया। फिर इससे क्या जुड़ा है? COOH, ये मैंने COOH जोड़ दिया। ठीक, अब देखो इस कार्बन पर एक OH आपने बाहर की तरफ रख दिया, ठीक है, तो H कहाँ चला जाएगा? बोर्ड के पीछे, सही है। अब आप खुद देखो, OH अपोजिट है ना यहाँ, तो इस कार्बन का OH अगर आपने फ्रंट में रखा है तो इस कार्बन का OH कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा। यहाँ देखो H और H अपोजिट है ना, अगर इस कार्बन का H आपने पीछे की तरफ रखा है तो इस कार्बन का H कहाँ रखना है आपको? आगे की तरफ। अब जरा सोच करके बताओ, क्या आप इसके दो इक्वल हाफ कर सकते हैं? जरा सोचो और फिर बताओ। देखो, अगर आप इसके ऐसे इक्वल हाफ करने बैठेंगे, ठीक, COOH कोई दिक्कत नहीं, C कोई दिक्कत नहीं। प्लेन के पीछे कौन जा रहा है? H, जबकि इसमें प्लेन के पीछे कौन जा रहा है? OH। सेम नहीं हुआ। सेम कब होता? जब यहाँ प्लेन के पीछे H है तो यहाँ भी प्लेन के पीछे H ही होना चाहिए था, जैसे यहाँ था, प्लेन के पीछे H, प्लेन के पीछे H। यहाँ प्लेन से बाहर OH और यहाँ प्लेन से बाहर कौन है? H। तो क्या ये दोनों इक्वल हाफ है? क्या इक्वल नहीं है, यानी इसके अंदर POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, आप चाहें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखने के लिए मॉलिक्यूल को 3D में ही एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन जो टेट्राहेड्रल होता है वो प्लेनर नहीं होता, उसके दो बॉन्ड ही प्लेन में होते हैं, बाकी दो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। इसके अंदर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट को सेंटर पे ले लें, ठीक, इधर जाओगे तो क्या है? COOH, नीचे आओगे तो कहाँ है COOH? अपोजिट आओगे तो इधर जाओगे तो क्या है? COOH, इधर आओगे तो कहाँ है COOH? बोला है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अगर इधर COOH है तो अपोजिट भी COOH आना चाहिए था।
इधर COOH है तो अपोजिट भी COOH आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर ना तो POS है और ना ही COS है। जब दोनों ही नहीं है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इस फॉर्मूले से मैंने दो ओरिएंटेशन लिखे, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ OH OH सेम साइड है और यहाँ OH OH अपोजिट साइड है, लेकिन इसी का फर्क ये है कि सेम साइड होने से इसमें POS आ गया और ये ऑप्टिकली कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। और अपोजिट होने से इसमें ना तो POS है और ना ही इसमें COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो जब दो कायरल कार्बन हो या दो से ज़्यादा हो तो फिर हमें मॉलिक्यूल को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन बनते हैं। इसके दो ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक ऑप्टिकली एक्टिव है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसको हम लोग मीसोटार्टिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोटार्टिक एसिड। दरअसल इस फॉर्म को हम लोग, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है उसे मीसो फॉर्म कहते हैं। मीजो बोल दो या मीसो बोल दो, उसे मीजो फॉर्म कहते हैं। और मीजोटार्टिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कारण उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कायरल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, जरूरी नहीं है। तो बताओ अब तक हमने क्या सीखा? फंडामेंटल बातें तो ये हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है तो मॉलिक्यूल का कायरल होना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कायरल है? पता चलेगा कि अगर उसके दो इक्वल हाफ नहीं हो रहे हैं, वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। अब आप बार बार ऐसा करके तो नहीं देखेंगे, तो सिंपली आप उसके अंदर POS और COS चेक कर लें। अगर दोनों नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, अब ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए थे कायरल कार्बन कहलाता है। जनरली किसी कंपाउंड में अगर एक ही कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल पूरा कायरल हो जाता है, उसके अंदर ना तो POS होता है और ना ही COS होता है, यानी वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, उसके इक्वल हाफ नहीं होते। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल है तो फिर आपको फिर मॉलिक्यूल को सोचना पड़ेगा। सीधा जवाब आप नहीं देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा कायरल है तो उसके अंदर POS हो सकता है। जैसे मीसोटार्टिक के अंदर 2 कायरल कार्बन है, लेकिन POS होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, इसके अंदर कायरल कार्बन तो है पर ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्योंकि इसके दो इक्वल हाफ बन रहे हैं। जब किसी की दूसरा ओरिएंटेशन लिखूं तो यहाँ POS और COS नहीं है, ये मॉलिक्यूल कायरल है इस ओरिएंटेशन में। इसलिए इस ओरिएंटेशन वाला ऑप्टिकली एक्टिव और इस वाला इनएक्टिव, और जो इनएक्टिव है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसे मीजो बोलते हैं। तो ये है मीजोटार्टिक एसिड। तो कभी आपसे कोई पूछे कि मीजोटार्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव, तो आप कहेंगे इनएक्टिव। कारण क्या बताएंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, यानी ये और ये हिस्से दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, जबकि दूसरी फॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ध्यान रखोगे इसे।